In this video we are going to start our IDT amendment, students. आपको जो मैंने अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं, पीडीएफ जो दिया है, अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया हो तो पेज नंबर 1 पे आ जाइए। एक्साइज ड्यूटी लिखा है जहां पर स्टार्टिंग में आ जाइए। यहां पर आपको जो है अमेंडमेंट के साथ साथ पूरा प्रोविजन दिया हुआ है, तो आप घबराइएगा मत कि इतने सारे अमेंडमेंट कैसे हैं, बिकॉज आपको पूरा का पूरा जो प्रोविजन है वो भी साथ में दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहां पर जो है क्लीन एनर्जी सेस जो है इसकी जो रेट है वो चेंज हुई है। पहले 200 रुपीज पर टन होती थी, अब हो गई है 400 रुपए पर टन। ठीक है। A clean energy cess has been levied on coal at the rate ₹400 per ton with effect from 1/7/2010। पहले जो थी वो 200 रुपए हुआ करती थी, अब नोटिफिकेशन नंबर 1/2016 के द्वारा जो है इसको 400 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है अमेंडमेंट आया है। नेक्स्ट आइए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 100% EU एंड ब्रॉड टू DTA, इसको जो है डीम्ड इंपोर्ट माना जाता है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 100% EU एंड ब्रॉड टू DTA, इसको डीम्ड इंपोर्ट मानते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल ऑन एनी एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 100% EU एंड ब्रॉड टू एनी अदर प्लेस इन इंडिया। BCD जो है यहाँ पर 50% लगता है, BCD 50% लगता है। रेट ऑफ ड्यूटी जो है आपकी द एग्रीगेट ऑफ द कस्टम ड्यूटीज विच वुड बी लेविएबल अंडर कस्टम एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए यहाँ पे एक तो जो है एक्साइज में एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स में एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, ओनली कस्टम में जो है आपका एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, ओनली कस्टम्स में जो है आपका सेस लगेगा। ओके, EOU टू DTA में, अगर EOU से आप DTA में गुड्स रिमूव कर रहे हैं तो नो एजुकेशन सेस। देखिए एक बार पढ़िए, रेट ऑफ ड्यूटी इज इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ द कस्टम ड्यूटी विच वुड बी लेविएबल अंडर कस्टम एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन द लाइव गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया इफ इंपोर्टेड इनटू इंडिया। जैसे कि इंडिया से बाहर से इंडिया में आ रहे हैं। इन सुरेश सिंथेटिक लिमिटेड 2007 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सच ड्यूटी इज इन नेचर ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड नॉट कस्टम ड्यूटी, hence the duty can be recovered under the provisions of excise act and not customs act, ये बोला गया। तो पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटी, एक्साइज नोटिफिकेशन 23/2003, इसने आपको क्या रिलीफ दिया? एक तो ये रिलीफ दिया BCD जो है इट शैल बी एग्जेम्प्ट अप टू 50% ऑफ नॉर्मल रेट, BCD शैल बी एग्जेम्प्ट अप टू 50% ऑफ नॉर्मल रेट, एंड CVD ऑफ वैट जो है इट शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, CVD ऑफ वैट जो है इट शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। EC एंड SHEC के लिए क्या बोला गया? नोटिफिकेशन नंबर 14/2015 में एग्जेम्प्ट किया गया EC एंड SHEC levied on central excise duty।
देखिए ओरिजिनल नोटिफिकेशन जब आया था ना, उसके अंदर केवल जो था नॉर्मल केस था, ईओयू टू डीटीए नहीं था। जब एक्साइज का सेस जब माफ किया था ना, तब ओरिजिनल नोटिफिकेशन के अंदर केवल नॉर्मल केस था, ईओयू टू डीटीए जो था वो नहीं था। तो इस कारण से जो है ये बाद में वापस से ये इसके अंदर बोला गया स्पेसिफिकली ईओयू टू डीटीए एक्सप्लेनेशन के लिए जो है दो नोटिफिकेशन और इश्यू किए गए। ये एक्सप्लेनेशन के लिए दो नोटिफिकेशन और इश्यू किए गए और बोला गया कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2015 and number 15/2015 exempt EC and SHEC levied on central excise duty, and explanation was added to these notification by notification number 26/2015 and notification number 27/2015। ये जो दो नोटिफिकेशन है 26/2015 एंड 27/2015 ये आपके बाद में आए, पहले आपके 14/2015 और 15/2015 से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बोला गया, एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला गया the exemption contained in this notification shall apply to excisable goods which are produced or manufactured by a 100% UU and brought to any other place in India in accordance with the provisions of the foreign trade policy. Therefore, exemption provided under these notification is also available for supplies from UU to DTA. तो अब अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है UU to DTA का, तो आपको एजुकेशन सेस नहीं लेना है। You don't have to take education cess। आगे आइए, वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट, अकॉर्डिंग विद द कस्टम्स एक्ट निकालेंगे। The value of the goods shall be determined in accordance with the provisions of Customs Act 1962, highest rate. If such like goods is leviable at different rates, अलग अलग रेट्स हैं ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो हाईएस्ट ऑफ दो रेट्स जो है वो कंसीडर करेंगे। मीनिंग क्या है 100% ईओयू का? हियर 100% ईओयू मींस एन अंडरटेकिंग अप्रूव्ड एज अ 100% ईओयू बाय द बोर्ड अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इट इंक्लूड्स यूनिट सिचुएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क, EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क BTP। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए। सपोज अ 100% UU रिमूव गुड्स इन DTA, सपोज अ 100% UU रिमूव गुड्स इन DTA at transaction value of ₹1000 and BCD rate on like goods is 10% and excise duty rate is 12%। Then duty will be calculated as follows। ट्रांजेक्शन वैल्यू पर कस्टम है 1000, इसके अंदर BCD लगा दो 50% ऑफ 10%, 50% ऑफ नॉर्मल कस्टम ड्यूटी 50 रुपीज, टोटल आ गया। ऐड कर दो CVD ऑफ एक्साइज 31, ठीक है, टोटल ड्यूटी पेबल आ गया, टोटल ड्यूटी पेबल 181.25। अच्छा, अगर ये सेम गुड्स अगर एक्चुअली इंडिया में इंपोर्ट करते तो कैसे हम करते कैलकुलेशन? टीवी 1000, BCD 10% लग जाता 100 रुपए, टोटल आ जाता 1100। ऐड कर देते CVD ऑफ एक्साइज अंडर सेक्शन 31 ऑफ CT एट द रेट 12.5%, 137.5। ऐड करते सेस, क्योंकि सेस लगेगा कस्टम पे, बट अब जो ये है इसको ईओयू वाले पे सेस नहीं लगेगा। तो आपको मैंने एक सैंडविच में क्वेश्चन करवाया था ईओयू टू DTA का, उसमें जो अपन ने सेस लगाया था उस पे अब जो सेस है वो हट जाएगा, नो सेस, बिकॉज एक्साइज की तरह वैल्यूएशन होता है ना, एक्साइज की तरह वैल्यूएशन होता है, तो एक्साइज में स्टैंडर्ड वो एजुकेशन सेस नहीं लगता। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका क्लियर।
CVD ऑफ एक्साइज आ गया 137.5, सेस ऐड कर दीजिए 7.12 टोटल आ गया। ऐड कर दीजिए CVD ऑफ वैट एट द रेट 4% ऑफ 1238.96, 49.78 टोटल ड्यूटी पेबल निकाल लीजिए। एक्चुअल इंपोर्ट के अंदर आपको सेस भी ऐड करना है, और DOU टू DTA में अगर है तो सेस ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो EOU टू DTA जब गुड्स आते हैं तो जो ड्यूटी लेते हैं हम, दैट इज इन द नेचर ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड नॉट कस्टम्स ड्यूटी, इसलिए यहां पर सेस नहीं लगेगा। ड्यूटी जो है इट इज रिकवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्साइज एक्ट एंड नॉट कस्टम्स एक्ट। BCD लग रहा था, अब ये मत समझिए कस्टम्स के अंदर है, सॉरी CVD लग रहा है इसलिए, ठीक है। निकाल रहे हैं उस तरह से, मगर ये एक्साइज के प्रोविजंस एक्साइज में आएंगे। फिर ये बोल रहा है नीचे इस ड्यूटी पेबल बाय गवर्नमेंट, क्या ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट पे करेगा। Section 3(1)(a) provides that excise duty is payable on goods manufactured by or on behalf of the government. Yes, गवर्नमेंट भी जो है ड्यूटी पे करेगा। एक्साइज ड्यूटी इज पेबल ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे बन रहे हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी पे करेंगी ड्यूटी। नेक्स्ट आइए, आपका दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू जो है आपकी फिक्स करी जाती है अंडर सेक्शन 3(2) ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। सच वैल्यू इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन डाल के वैल्यू फिक्स की जाती है। एक बार जब टैरिफ वैल्यू फिक्स हो जाती है फॉर ए कमोडिटी, ड्यूटी जो है पे करते हैं एज अ परसेंटेज ऑन दिस टैरिफ वैल्यू अंडर सेक्शन 4। डिफरेंट टैरिफ वैल्यूज भी फिक्स की जा सकती है फॉर डिफरेंट क्लासेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम एक्साइजेबल गुड्स। एक ही पर्टिकुलर गुड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं या डिस्क्रिप्शंस हैं, तो अलग अलग जो है वैल्यू फिक्स की जा सकती है, ठीक है। फॉर एक्साइजेबल गुड्स ऑफ द सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स और सोल्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायर्स, अलग अलग वैल्यू जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो है एक अमेंडमेंट आया है, टैरिफ वैल्यू ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। पहले जो टैरिफ वैल्यू होती थी वो होती थी 30% ऑफ द रिटेल सेल प्राइस, उसको बढ़ाकर अब 60% कर दिया गया है। 30% को बढ़ाकर जो है 60% कर दिया गया है, ठीक है। बट अगर जॉब वर्कर बनाकर ब्रांड ओनर को दे रहा है, मान लीजिए जॉब वर्कर अगर रेडीमेड गारमेंट बनाकर ब्रांड ओनर को दे रहा है, तो जॉब वर्कर जो है अगर मान लीजिए रिटेल सेल प्राइस नहीं डालता, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखिए, मान लीजिए ब्रांड ओनर है, ब्रांड ओनर ने खुद ने मना के रिमूव किया, RSP मेंशन एंड गुड्स रिमूव। रेडीमेड गारमेंट्स के केस में तो टैरिफ वैल्यू जो है आपकी 60% ऑफ RSP, जितना भी उसने डाला है। मान लीजिए ये इफ जॉब वर्कर मेक्स रेडीमेड गारमेंट एंड गिव्स, रेडीमेड गारमेंट्स नहीं सारे केसेस में है, गिव्स टू ब्रांड ओनर,
ठीक है, जॉब वर्कर मेक्स रेडीमेड गारमेंट्स एंड गिव टू ब्रांड ओनर। एंड मान लीजिए अगर पहला केस है, फर्स्ट केस में जॉब वर्कर डोंट मेंशन आरएसपी नहीं डाला, देन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? उस केस में जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी अमाउंट चार्ज्ड बाय जॉब वर्कर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी। एंड टैरिफ वैल्यू इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर आरएसपी डाला है उसने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 60% ऑफ आरएसपी हो जाएगा। अगर नहीं डाला है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये, थोड़ा मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, आप लोग रीड कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट आइए आपका प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट देखिए, पहले जो है हम प्रोविजनल असेसमेंट करते थे, अब जो है मतलब इंटरेस्ट किस हिसाब से देना है उसके अंदर चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 18% होती थी, इसको 15% हो गई। ये काट लीजिए, गलत लिखा हुआ है, गलती से आ गया ये। रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11AA ये जो है 15% हो गई, इसको 18 को काट के 15 कर लीजिए। ये रेट में जो है चेंज आया है। ठीक है, एक बार आप प्रोविजन साथ साथ में रीड कर लीजिएगा, मैं आपको अमेंडमेंट बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोविजन ही है सारे जो दिए गए हैं। नेक्स्ट में जो है एसएसआई का मैनर ऑफ पेमेंट, रूल 8 जो था आपका, पहले हमने रूल 7 देखा, अब रूल 8 देख रहे हैं। एसएसआई का आपको पता है क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं, बाकी सब तो वही है। ज्वेलरी का एक पॉइंट ऐड हुआ है, और ज्वेलरी का क्या पॉइंट ऐड हुआ है देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं। एसएसआई यूनिट का टर्नओवर अगर लेसर देन और इक्वल टू 400 लाख है, एसएसआई यूनिट कौन सी है? टर्नओवर अप टू 400 लाख। मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी के केस में जो है एसएसआई का बेनिफिट लेने के लिए अगर 12 करोड़ तक भी टर्नओवर है ना, तो आप बेनिफिट ले सकते हो। ज्वेलरी वालों का भी आपको पता ही है, काफी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, काफी टाइम तक अपना ज्वेलरी मार्केट बन रहा था। तो इसमें जो है अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी हैं, तो आपकी जो लिमिट है वो 4 करोड़ की जगह 12 करोड़ है। मतलब प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अगर 12 करोड़ तक या उससे कम था तो आप एसएसआई माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इस ईयर से गवर्नमेंट ने ज्वेलरी के ऊपर ड्यूटी लगाई, ज्वेलरी पे ड्यूटी लगाई, एक्साइज ड्यूटी का बहुत विरोध हुआ था। फिर सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद ये हुआ कि 12 करोड़ तक ज्वेलरी के ऊपर जो है अगर है तो आपको एसएसआई माना जाएगा। और वैसे तो अपन 150 लाख तक जो है 150 लाख तक की क्लियरेंस जो है ड्यूटी फ्री करते हैं, 150 लाख तक की ड्यूटी फ्री करते हैं एसएसआई के केस में। पर ज्वेलरी के केस में जो है एसएसआई एग्जेम्पशन मिलेगा और 6 करोड़ तक का क्लियरेंस जो है आपका ड्यूटी फ्री माना जाएगा। कितने तक? 6 करोड़ तक, 1.5 करोड़ की जगह 6 करोड़ तक। नॉर्मल केस ज्वेलरी, एसएसआई इफ
ठीक है। अच्छा, एक और नीचे देखिए, कंपल्सरी पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक थ्रू ECS, एवरी एसएससी शैल इलेक्ट्रॉनिकली पे ड्यूटी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो हर एक केस में आपको जो है ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करनी है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। 1/10/14 से आया था, थोड़ा पुराना है। ACDC अलाउ कर सकता है कुछ एक रीजंस में इन राइटिंग, अगर आप अप्लाई करते हो तो। नेक्स्ट आपका आया है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन टू ज्वेलर्स। ज्वेलर्स के लिए बार बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट ये आया है, नोटिफिकेशन आया है, ये बोल रहा है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि ज्वेलरी बना रहा है, जो ज्वेलरी बना रहा है अदर देन आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, अदर देन आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी बट इंक्लूसिव ऑफ आर्टिकल ऑफ सिल्वर ज्वेलरी स्टडेड विद डायमंड, रूबी, एमरल्ड और सैफायर। ठीक है, तो ये बोल ये रहा है कि ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है ज्वेलरी का, इसकी सेंट्रलाइज्ड बिलिंग जहां पर होती है, वेयर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग इज डन, उसे जो है रजिस्टर करवा लो, उसे रजिस्टर करवा लो। ठीक है, जहां पर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग होती है ना, आप उस जगह को रजिस्टर करवा लो। आप मान लीजिए आपका सेंट्रलाइज्ड बिलिंग होती है जयपुर के अंदर, आपका हेड ऑफिस है और वहां पर आपका सेंट्रलाइज्ड बिलिंग होती है। ठीक है, और आपकी अलग अलग जगह पर जो है ब्रांचेस हैं, काफी बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं आप, या फिर आपके अलग अलग जगह पर शोरूम्स हैं। ठीक है, आप बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं, आपके जगह जगह ऑल ओवर इंडिया जो है आपके जो है शोरूम्स फैले हुए हैं। तो हर एक को आपको जो है ना, हर एक को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। हर एक को, हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि जल्दी समझ आएगा, हर एक को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बार रीड करिए। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, नोटिफिकेशन नंबर 5/2006 है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2006। ये बोल रहा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स हियर बाय एग्जाम्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और प्रीमाइसेस। जरूरी नहीं आप हर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या प्रीमाइसेस को जो कि एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी अदर देन आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर तो लगता ही नहीं है, सिल्वर ज्वेलरी को वैसे एग्जाम किया हुआ है, बट इंक्लूसिव ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी स्टडीड विद डायमंड, रूबी, एमरल्ड और सैफायर, इन पे लगे, इनके लिए है। फॉलिंग अंडर चैप्टर हेडिंग 7113 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द सीटा 1985, herein after referred to as a specified goods बोला गया है, where the manufacturer of such goods has a centralized billing or accounting system in respect of such specified goods, अगर centralized billing और accounting system है तो, और produced by different factories, कि भाई कितना कौन सी फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया है, और premises and also registering only the factory or premises or office from where such centralized billing or accounting is done, केवल उसको रजिस्टर करवा दिया, and where the accounts record showing receipts of raw material and finished accessible goods manufactured or received back from job worker or kept, जहां पर आपके सारे जो है रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, इनवॉइस रखे जा रहे हैं।
जॉब वर्कर से आपको कितना मिला है उसकी सारी डिटेल रखी जा रही है। फॉर अवेलिंग द एग्जेम्पशन, contained herein, the manufacturer taking the centralized registration shall give details of all the premises. Detail तो सारे premises की देगा other than those of job workers from where such specified goods are removed for domestic clearance. Notwithstanding anything contained in this notification, a manufacturer of specified goods may also take separate registration for all factories or premises where the accounts records showing receipts of raw material and finished excisable goods manufactured or received back from job workers are kept. अगर वो नहीं मेंटेन कर सकता, सेंट्रलाइज बिलिंग एंड अकाउंटिंग नहीं हो सकती, तो वो चाहे तो अलग जगह पर बुक्स और रिकॉर्ड्स रख सकता है, पर उस केस में उसको फिर जहां जहां भी रखेगा हर जगह का रजिस्ट्रेशन जो है वो आवश्यक रूप से करवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। An invoice issued under this rule by a manufacturer may be authenticated by means of digital signature। ये आपका 2015 में ऐड हुआ था। नीचे पढ़ी, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस मेंट फॉर ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के लिए जो है डुप्लीकेट कॉपी इशू की है, ये बोल रहा है। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, पहले क्या होता था कि आप ट्रांसपोर्टर को जो सेकंड कॉपी होती थी ना इनवॉइस की, वो देते थे ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी, सेकंड कॉपी जो है ट्रांसपोर्टर को देते थे। उस पे क्या था कि अटेस्टेशन जरूरी था, डिजिटल सिग्नेचर किया जाता था और डिजिटल सिग्नेचर के साथ अटेस्टेशन भी जरूरी था। सेकंड कॉपी जो इनवॉइस की थी, अटेस्टेशन was required. Okay, then what is the sense of digital signature? डिजिटली साइन करी हुई कॉपी है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर है, प्रिंट आउट निकाला, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर है, अटेस्टेशन भी करना पड़ेगा, तो क्या मतलब रह जाता है फिर डिजिटल सिग्नेचर का? पहले तो देखो, हार्ड कॉपी डिजिटली साइंड हार्ड कॉपी निकालो, प्रिंट आउट, ठीक है, उसको सेल्फ अटैच, उसको जो है अटैच भी करो। पर अब जो है इसमें चेंज आ गया, अब इसमें बोला गया कि नाउ प्रिंट आउट निकालो, उस पर अटेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है आज की तारीख में, अब जो है जरूरत नहीं है। पढ़िए, एन इनवॉइस इश्यूड अंडर दिस रूल बाय मैन्युफैक्चरर मे बी ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर, ओनली डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस मेंट फॉर ट्रांसपोर्टर इज डिजिटली साइंड, a hard copy of the duplicate copy of the invoice meant for transporter। अब ये जो है ना and self attested by manufacturer, इसको omit कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनुअल रिटर्न का। इसमें बोल रहा है एनुअल रिटर्न में एवरी असेसी शैल सबमिट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एन एनुअल रिटर्न for the preceding financial year to which the return relates by 30th of November। एनुअल रिटर्न देनी है आपको 30 नवंबर तक ऑफ सक्सीडिंग ईयर। ठीक है,
एनुअल रिटर्न 100% ईओयू को भी देनी है। एक्सेप्शंस क्या है? द फॉलोइंग रिटर्न्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अगर जो असेसी है उसकी ड्यूटी लायबिलिटी एक्साइज ड्यूटी की 100 लाख से कम है, एंड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले इसका नाम जो है एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता था। क्या होता था? एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसका नाम बदलकर जो है एनुअल रिटर्न कर दिया गया। 30 नवंबर तक आपको ये भरना है। कंटेंट दे रखे हैं आपके रिटर्न के। इसके बाद एक आपका जो है एक एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी स्टेटमेंट था, उसको जो है डिलीट कर दिया। अब ऐसा कोई स्टेटमेंट इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिवीजन ऑफ रिटर्न। पहले क्या था कि सर्विस टैक्स में तो आप रिवीजन कर सकते थे रिटर्न का, बट एक्साइज में नहीं था ये रूल। अब जो है एक्साइज में भी रिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, मगर बोला गया कि ओरिजिनल रिटर्न जो है टाइम पर होनी चाहिए। ओरिजिनल रिटर्न जो है टाइम पर होनी चाहिए। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवा बोल रहा हूं ना, आप लिख भी सकते हैं। सर्विस टैक्स में था रिवीजन, एक्साइज में नहीं था, बट अब एक्साइज में भी रिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया, बट ओरिजिनल रिटर्न जो है शुड बी इन टाइम। सर्विस टैक्स में ऐसा कुछ नहीं था। सर्विस टैक्स में जो है बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार ये प्रोविजन। An assessee who has filed a return in the prescribed form within the date specified under sub rule 1 or the second proviso thereof may submit a revised return by the end of the calendar month in which the original return is filed। मतलब मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी 16/11/16 को। ठीक है, 16/11/16 को आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी। ओरिजिनल रिटर्न भरी 16/11/16 को। रिवाइज रिटर्न जो है भर सकते हैं कब तक? एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड, मतलब 30 नवंबर तक। ये एग्जांपल के लिए है। ठीक है, ठीक है। और अगर एनुअल रिटर्न है, अगर एनुअल रिटर्न फाइल करी, मान ली 16/11 को एनुअल रिटर्न फाइल करी थी, ड्यू डेट क्या 30 नवंबर, तो आपने ड्यू डेट से पहले कर दी, तो देन इन दैट केस अगर आप उनको रिवाइज करनी है, देन यू मे सबमिट अ रिवाइज रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ from the date of submission of the said annual return, within a period of 1 month from the date of submission of such original return। लिख लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल जो बोल रहा हूँ, 16/11 को करी थी 30/11 तक पहले केस में, और इधर जो है 16/11 को करी, तो 16/11 को ओरिजिनल करी तो कॉरेस्पॉन्डिंग 16/12 तक कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डेट है ना, within a period of 1 month from the date of submission of the said annual return। तो 16 से 16 ले लो, एक महीना। नेक्स्ट बोल रहा है कंपलसरी ई फाइलिंग।
ऑल एसएससीज हैव टू कंपल्सरी फाइल ऑल द रिटर्न्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। पर्सन्स जो कि एग्जेम्प्ट हैं रिक्वायर्ड फ्रॉम ई फाइलिंग, ये पढ़ लेना आप। लेट फाइलिंग फीस ये आपकी 1/3/15 से आई है। ईयर 1, ईयर 3 एंड ईयर 8 अमाउंट 100 पर डे डिले के लिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20,000। ईयर 1, ईयर 3, ईयर 8 एंड ईयर 4 के लिए है ये। रूल 12AA जॉब वर्कर इन ज्वेलरी। ये बोल रहा है एवरी पर्सन except an EOU or unit located in Sage who gets article of jewelry falling under heading 7113 or 744 of the first schedule up to the CETA produced or manufactured on his behalf, किसी जॉब वर्कर ने करी है, shall obtain registration, maintain accounts, pay duty leviable on such goods and comply with all the relevant provisions of these rules as if he is an assessee। ठीक है, ठीक है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर कोई जॉब वर्कर है जो ज्वेलरी वगैरह का काम कर रहा है तो उसे खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि वो भी एसएससी है। जो एसएससी है ना, यहां पर उसको खुद को जो है पे करनी पड़ेगी ड्यूटी, उस पर्सन को खुद को पे करनी पड़ेगी। एंड जॉब वर्कर कैन नॉट ऑप्ट टू पे ड्यूटी, यहां पर उसे खुद को ही करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है सब करवाना पड़ेगा। ठीक है, every person who gets article of jewelry falling under heading 7113 or 744 of the first schedule to the CETA produced or manufactured on his behalf on the job work basis shall obtain registration, maintain accounts, pay duty leviable on such goods and comply with all the relevant provisions of these goods। तो एक एक्सेप्शन हो गया, भाई जॉब वर्कर यहाँ नहीं करेगा, वो खुद करेगा एसएससी। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन और फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम जॉब वर्कर्स डेज। देखिए, या तो आप डायरेक्ट रिमूवल कर सकते हैं फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, पहले या तो आप पहले जो है खुद के यहाँ ले जाकर फिर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो जॉब वर्कर के प्लेस से, जॉब वर्कर के यहाँ से आप डायरेक्टली किसी को सेल कर सकते हैं लोकल मार्केट में होम कंजम्पशन के लिए, या फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहां से। तो ये बोल रहा है the said person shall pay duty on such excisable goods and prepare an invoice in the manner referred to in rules 8 to 11 except for mentioning the date and time of removal of goods on such invoice। तो जॉब वर्कर के यहां से अगर रिमूव कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो है आपको इनवॉइस बनानी पड़ेगी। रूल 8 एंड रूल 11 के हिसाब से जो है इनवॉइस बनाएगा, एक्सेप्ट फॉर मेंशनिंग द डेट एंड टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स ऑन सच इनवॉइस। डेट वगैरह वो जो है नहीं लिखेगा। फिर ये बोला था ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस जो है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी जो है इनवॉइस की जो उसने बनाई है वो जॉब वर्कर को भेज देगा बिफोर द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस। जॉब वर्कर के यहाँ से क्लियर होने के पहले उसे जो है कॉपी दे दी जाएगी। ठीक है, फिर ये बोला जॉब वर्कर शैल फिल अप द पर्टिकुलर्स ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ रिमूवल। ये जो पर्टिकुलर्स हैं जॉब वर्कर खुद डाल लेगा बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स एंड आफ्टर सच क्लियरेंस द जॉब वर्कर शैल इंटीमेट द सेम टू द सेट पर्सन। ये हम तो इसके बाद जब क्लियरेंस हो जाएगा तो वो जॉब वर्कर जो है उस पर्सन को इंटीमेट कर देगा फॉर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन द ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस। जो ट्रिप्लीकेट कॉपी उसके खुद के पास की एसएससी के उसमें वो चेंजेस कर देगा, मतलब चेंजेस क्या, सॉरी, नोटिंग कर देगा। द रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी द रेट ऑफ फोर्स ऑन डेट
ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर, जब रिमूव हो रहे हैं तब जो रेट चल रही थी। ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए एक बार। तीन इनवॉइस बनाएगा, तीन इनवॉइस 1, 2 एंड 3। इनवॉइस 1 एंड 2 जॉब वर्कर को दे देगा, ठीक है। और थर्ड इनवॉइस पे वो खुद डेट डाल लेगा जब जॉब वर्कर उसको बताएगा, बायर को दे दिया जाएगा जब भेज दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द सेट पर्सन में सप्लाई और कॉस्ट टू सप्लाई टू जॉब वर्कर द फॉलोइंग गुड्स, नेमली जॉब वर्कर को दे रहा है वो इनपुट in respect of which he may or may not have availed Sandwich credit without reversal of the credit, goods manufactured in his factory without payment of duty under a चालान or consignment note। फैक्ट्री में गुड्स बना रहे हैं वो जॉब वर्कर को दे देगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर ए चालान और कंसाइनमेंट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड बाय हिम और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट। प्रोसीजर बता रखा है आगे, ये जो है आपको एक बार खुद रीड करना है प्रोसीजर जो है। तो ये आपका पूरा है जॉब वर्क इन केस ऑफ ज्वेलरी। नेक्स्ट आइए रूल नंबर 17, सेंट्रल एक्साइज रूल्स देख रहे हैं अभी हम लोग। रूल नंबर 17 एक्साइज के अंदर सेंट्रल एक्साइज रूल्स चल रहे हैं। रिमूवल बाय यूनिट इन एफटीजेड, एसईजेड और 100% ईओयू। तो एफटीजेड फ्री ट्रेड जोन, सेज और 100% ईओयू ये भी अपना रिटर्न जो है रिवाइज कर सकते हैं। दे कैन आल्सो रिवाइज देयर रिटर्न। पढ़िए क्या लिखा है। An assessee who has filed a return in the form referred to in sub-rule 3 within the date specified under that sub-rule may submit a revised return by end of the calendar month in which the original return is filed। ठीक है, इनके लिए भी ये लागू हो गया है। मतलब ये जो है कब से इंसर्ट किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 8/2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/16। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस।